आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर। आज हम सभी लोग कक्षा 8 के विज्ञान पुस्तक में चैप्टर नंबर 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिसे हम अपनी सामान्य आँखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हें हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। हम अपने चारों तरफ पेड़ पौधों को, घास फूस, जीव जंतु, जानवर सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग अपने सामान्य आँखों से नहीं देख पाते हैं। तो वैसे जीव ही सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो उन्हीं सूक्ष्म जीवों का हम लोग सामान्य परिचय और उनके वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एवं विशेषताएं पढ़ेंगे, उपयोगी सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव, इनके प्रभाव एवं बचाव के बारे में पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां, कारण और संक्रमण के तरीके एवं बचाव, टीकाकरण, एड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों का सबसे पहले सामान्य परिचय के अंतर्गत क्या हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि हम अपने आसपास चारों तरफ पेड़ पौधों को, घास फूस को, जल, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसे हम अपने सामान्य आँखों से नहीं देख पाते हैं। तो जिसे हम अपने सामान्य आँखों से नहीं देख पाते हैं वही सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। देखिए, जैसा कि इस किताब में दिया भी हुआ है कि सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय है इसमें कि हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जिन्हें से हम परिचित हैं, परंतु अनेक जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। जो भी जीव जंतु हम या कोई भी चीज़ जिसे हम नहीं देख पाते हैं अपनी नंगी आँखों से, तो उन्हें देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है, कोई ब्रेड है या रोटी है, बरसात की वजह से या फिर भीगने की वजह से वो सड़ने लगी, तो इसके सतह पर काले सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। और इन काले सफ़ेद धब्बों को आप जब देखेंगे लेंस की सहायता से, तो इसमें कुछ संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। वही संरचनाएं जो होती हैं वही सूक्ष्मजीव होते हैं। इन सूक्ष्मजीवों का इस अध्याय में हम इन सूक्ष्मजीवों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। देखते हैं सूक्ष्मजीव। जैसे कि कुछ सूक्ष्मजीव हैं आपके सामने, जैसे कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, विषाणु है, शैवाल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों को 5 भागों में बांटा गया है: कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु और शैवाल। इसको आप क्रियाकलाप के माध्यम से देख सकते हैं, जैसा कि इस बुक में दिया हुआ है कि रोटी ब्रेड के टुकड़े को लेकर उसके ऊपर पानी छिड़क कर नम कीजिए, मतलब भिगो लीजिए। इस टुकड़े को किसी डिब्बे में बंद करके 4 से 5 दिन के लिए रख दीजिए। अपने घर में 4 से 5 दिन के लिए डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। ध्यान रहे कि डिब्बे को बार बार खोलना नहीं है। डिब्बा में अगर कोई ब्रेड का टुकड़ा रख दिया और उसमें पानी से भिगो दिए हैं, तो वो डिब्बा 4 से 5 दिन के बाद ही खोलना है, उसके पहले नहीं खोलना है। आगे हम देखते हैं कि 4 से 5 दिनों के बाद टुकड़ों पर उग आई रचनाओं को अगर हैंड लेंस की सहायता से अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ अनुभव होगा। उस अनुभव से आपको कुछ संरचनाएं देखने को मिलेंगी। वही संरचनाएं आपको सूक्ष्म जीव के रूप में प्रस्तुत होती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं सर्वव्यापी होते हैं, सर्वत्र पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं यह हर जगह पाए जाते हैं। वो जगह हम लोगों के लिए प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह प्रतिकूल अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं और अनुकूल अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं। जब इनका समय आता है, जब इनके लिए अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तब ये अपनी प्रजातियों को बहुत तेजी गति से बढ़ाते हैं। जब तक इन्हें अनुकूल प्रविष्टि, अनुकूल
परिस्थिति नहीं प्राप्त होती है तब तक के सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर के अंदर एवं बाहरी सभी जगह पाए जाते हैं। ये अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बर्फ, गर्म पानी के झरनों, समुद्र की तली, दलदल आदि जगहों पर भी पाए जाते हैं। अनेक सूक्ष्मजीव सड़े गले पदार्थों में मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जंतुओं और पौधों में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे अब देखते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमें पेचिस पड़ता है तो उसका एक ही वजह होता है, वह प्रोटोजोआ संकायिक प्राणी है, वह होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है अगर हमारे शरीर में, हमारे पेट में पहुंच गया दूषित जल से या दूषित भोजन की वजह से, तो हमें पेचिस नामक रोग हो जाता है। इसी तरह से पौधों में देखते हैं तो नींबू के पौधों पर जैंथोमोनास साइट्री, जैंथोमोनास साइट्री जो होता है, इस जीवाणु की वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से कैंकर रोग ध्यान दे लीजिएगा, कैंकर रोग जो होता है जैंथोमोनास साइट्री नामक जीवाणु के द्वारा होता है। हम इसको अभी अगले पेज पर फिगर के माध्यम से देखेंगे कैंकर रोग कैसा देखने को मिलता है। तो हम इसको देख लेते हैं पहले कैंकर रोग होता कैसे है। देखिए सभी लोग, कैंकर रोग नींबू का ये लीफ है, पत्ता है, आप पत्ते पर देख रहे होंगे धब्बे धब्बे जैसे दिखाई दे रहा है, यह नींबू का फल है, नींबू है, इस पर देखिए कैसे धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं। यही नींबू की डाली पर भी ये हो गया है, मतलब नींबू की डाली पर भी उसके जड़ों, उसके डाली को काट रहे हैं सब ये। तो यह जैंथोमोनास साइट्री जीवाणु है, इसकी वजह से इस नींबू की ये हाल हुई है। इस तरह से कह सकते हैं कि जैंथोमोनास साइट्री जो होता है, जैंथोमोनास साइट्री की वजह से कैंकर रोग होता है। कैंकर रोग कैसा दिखता है आपको फिगर में देख लिया आप सभी लोग। अब हम आगे पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सूक्ष्म जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला चीज है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। इसको हम देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। प्रोटोजोआ, विषाणु, शैवाल, कवक, जीवाणु, 5 हो गए ना। ऐसे ही तो जीवाणुओं को जो है, सूक्ष्म जीवों को जो है, यह 5 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। सब लोग याद करते हुए चलेंगे और दोहराते हुए रहेंगे। सूक्ष्म जीवों को 5 समूहों में बांटा गया है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। हम आगे पढ़ते हैं जीवाणु के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, अर्थात इनके अंदर सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। इनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये सर्वत्र पाए जाते हैं, ये सर्वव्यापी होते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। जहाँ नमी होता है, जहाँ भीगा हुआ स्थान होता है, वहाँ पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, अर्थात गोला आकार में, ऐसे गोले आकार में, कुछ इस तरह से, दंडाकार, दंडाकार का मतलब ऐसे डंडे के आकार में, सर्पाकार, सर्पाकार मतलब ऐसे। तीनों आकृतियां आप लोग देख लिए। गोलाकार अर्थात ऐसे गोलाकार, जैसे ऐसे गोले आकार में। एक बार पुनः देख लेते हैं जीवाणु आकृति कैसी होती है। दंडाकार कुछ इस तरह से, सर्पाकार इस तरह से। तो जो जीवाणु होते हैं एक गोलाकार, दंडाकार या सर्पाकार आकार वाले होते हैं। जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते, जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। कुछ जो जीवाणु होते हैं उनकी जो कोशिका होती है अपने चारों तरफ एक कठोर आवरण बनाती है, उसे कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना होती है जिसे कशाभिका कहते हैं, और इस कशाभिका के द्वारा ही जीवाणु गति करते हैं। आप पैरामीशियम के बारे में देख सकते हैं। 1 मिनट आप जीवाणु नहीं, पैरामीशियम प्रोटोजोआ में आता है। क्लियर हो गया।
पैरामीशियम जो होता है वो प्रोटोजोआ में होता है। हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो कशाभिका होती है, एक धागे से संरचना होती है, उससे ये लोग गति करते हैं। कौन? जीवाणु लोग। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं में बहुत तेजी से प्रजनन क्रिया होती है। जब इनके अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तो ये बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। साइनोबैक्टीरिया नीलहरी शैवाल को शैवाल के समूह में रखा गया था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। इनका रंग नीला हरा होता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे शब्दों में स्वपोषी होते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है। अनेक साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिका पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। आप लोगों को हम बताते हुए चलें कि स्पाइरुलिना बहुत ही फायदेमंद चीज़ होता है और इसका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। तो आप यह याद कर सकते हैं कि वह कौन सा जीवाणु है जिसका हम लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो वह है स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीव का जो अगला भाग है वह विषाणु है। वायरस के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं और स्वतंत्र रूप में अपना विभाजन नहीं कर पाते। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है। किसी जीवित कोशिका की जरूरत होती है। विषाणुओं द्वारा पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया। ये सभी रोग विषाणु के द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। चेचक रोग जो होता है, मनुष्य में जो चेचक रोग होता है, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस होता है, डेंगू और चिकनगुनिया, ये सभी वायरस के द्वारा होते हैं। इसे आप लोग याद करते रहिएगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया है, इन्हें भी जानें। विषाणु की खोज दामित्री इवानोव्स्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने 1892 में किया था। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे सब लोग याद कर लीजिएगा। विषाणु की खोज इवानोव्स्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने 1892 में किया था। और जो वायरस जो होता है, जो विषाणु होता है, वह सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होता है, तो वह होता है वायरस। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होता है? वायरस। वायरस की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने। कब किया था? 1892 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा। सूक्ष्मजीव के विभाजन में अगला भाग है प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। यह इस संघ के जीव भी एक कोशिकीय ही होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। ये आप लोगों के शरीर में भी होते हैं, जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जिसकी वजह से हमें पेचिश रोग होता है, वो हमारे पेट में चला जाता है तभी ये होता है। और वो जाता कैसा है? गलत पानी यानी अर्थात गंदा पानी या गंदा जल, दूषित भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एंटमीबा हिस्टोलिटिका पहुंच जाता है, जिससे हमें पेचिश रोग हो जाता है। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप में या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद होता है, पैरामीशियम में सीलिया होता है। पैरामीशियम, अब प्रश्न बनता है कि पैरामीशियम कैसे गति करता है? तो पैरामीशियम सीलिया के माध्यम से गति करता है। अमीबा कैसे गति करता है? कूटपाद की वजह से गति करता है। कैसे कूटपाद करता है? जैसे मतलब अमीबा की संरचना देखते हैं। अमीबा की कोई संरचना नहीं होती, अमीबा ऐसे 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 करके अमीबा हो गया। ठीक, अब इसको एक जगह से दूसरे जगह जाना है। जैसे मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ आना है, तो ये क्या करेगा? इस भाग को अपने सिकोड़ लेगा या किसी भी भाग को सिकोड़ लेगा और ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब जो अमीबा होता है यह कूटपाद के माध्यम से गति करते हैं और पैरामीशियम सीलिया के द्वारा गति करते हैं। कई बार इस संघ के कुछ जंतु मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए अभी आप लोगों को हम लोग बता रहे थे कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिश तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। हम सभी लोगों को मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटती है तो
हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम नामक वायरस पहुंचता है, विषाणु पहुंचता है, जिससे हमें मलेरिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें ठंडी देकर के बुखार आता है। आगे है कवक। सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण में अगला भाग है कवक का। कवक को हम फफूंद भी कहते हैं, फंगस, अंग्रेजी में फंगस बोलते हैं, फफूंद भी कहते हैं। इन्हें अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार, जैसे इसमें बरसात का मौसम चल रहा है, अगर आप अपने घरों में ध्यान देंगे तो अचार जो रखा होगा, अगर उसका देखभाल सही से नहीं किया होगा तो उस पर सफ़ेद रंग के कुछ चकत्ते पड़ गए होंगे, वही होते हैं फफूंद होते हैं। चमड़े की वस्तुओं पर उगते हैं, ये क्या होते हैं? रोटी, ब्रेड, अचार और चमड़े की वस्तुओं पर उगे हुए दिखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छातेनुमा संरचना कुकुरमुत्ता भी एक कवक है। कुकुरमुत्ता आप सभी लोग देखे होंगे, कुकुरमुत्ता भी एक क्या है? कवक है। कुकुरमुत्ता भी एक क्या है? कवक है। कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं और आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिका में एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है। कवक हमारे लिए देखिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। कवक जो होते हैं हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मशरूम जो होता है, इसका हम उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। मशरूम जो होता है उसका हम उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। और पेनिसिलिन नामक जो कवक होता है, उसे पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। और पक्सिनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। अब देखिए यह हानिकारक चीज हो गया। पक्सिनिया जो होता है यह गेहूं में कवक रोग जो है उत्पन्न करता है। पक्सिनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। और मनुष्य में कवक द्वारा होने वाले मुख्यतः रोग दाद हैं। दाद के बारे में आप लोग परिचित होंगे, खुजली होने लगता है उसमें। कई बार सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा भी हो जाता है। तो इस तरह से हम अभी देखे हैं कि कवक हमारे लिए फायदेमंद भी है। फायदेमंद कैसे हैं? जो एक कवक है मशरूम, उसका हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। पेनिसिलियम नामक जो होता है कवक, उससे हम लोग पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाए हैं, उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हमें हानि कहाँ हो रही है? पक्सिनिया नामक जो कवक है, इससे गेहूं में रोग उत्पन्न हो जा रहा है। और एक कवक है जिससे हम लोग को दाद रोग हो जाता है। दाद से व्यक्ति गंजा भी हो सकता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे भी आप लोग देखते रहिए। जैसे कि सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। इस प्रकार सारे जीवाणु पेनिसिलियम नामक इस कवक द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण हुआ। ठीक, ये है पेनिसिलिन कैसे बना, उसका थोड़ा सा एक इतिहास है। आगे है सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण में शैवाल। शैवाल को सामान्य भाषा में हम लोग काई कहते हैं। काई आप लोग देखे होंगे, जहाँ पर पानी बहता रहता है वहाँ पर काई जम जाता है। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एवं डायटम्स एक कोशिकीय होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर सुकाय थैलस होता है। इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भोजन तथा चारे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि क्लोरेलीन नामक जो दवा है किससे बनाई जाती है? वह है क्लोरेला नामक शैवाल से बनाई जाती है। सीफेल्यूरोस वायरिसेंस नामक जो हरा शैवाल होता है, इसे चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। अब देखिए, सीफेल्यूरोस वायरिसेंस नामक जो हरा शैवाल होता है, यह चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। नदियों तथा समुद्रों में पाए जाने वाले डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट तथा वार्निश एवं पेंट बनाने में होता है। टूथपेस्ट जो हम लोग मंजन करते हैं, उस मंजन में डायटम्स नामक शैवाल का उपयोग किया जाता है। तापरोधी ईंट जो होता है उसमें भी डायटम्स का प्रयोग होता है। वार्निश में भी डायटम्स का प्रयोग होता है। पेंट में भी डायटम्स का प्रयोग होता है। तो इस तरह से शैवाल लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। अब देखते हैं उपयोगी सूक्ष्म जीवों एवं उनके प्रभाव। जो हमारे उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं
उनके प्रभाव क्या क्या हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। मनुष्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, सिरका तथा शराब बनाने में बहुत पहले से करता रहा है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक है। अगर दूध से दही बनने की प्रक्रिया जो होती है उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का बहुत ही सहयोग होता है। अगर लैक्टोबैसिलस न सहयोग करे तो दूध से दही नहीं बन पाएगा। पनीर, सिरका, ब्रेड, खमीर आदि बनाने में ईस्ट नामक फफूंद का विशेष योगदान होता है। ईस्ट नामक जो फफूंद होता है उसका भी विशेष योगदान होता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में उपयोग निम्नलिखित है। इसके अतिरिक्त भी सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में कुछ उपयोग है तो उसको देखते हैं। जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन के रूप में, अर्थात प्रतिजैविक दवाएं भी हम लोग सूक्ष्म जीवों से ही बनाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाएं बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाएं वह दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती हैं तथा शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। प्रतिजैविक दवाएं जैसे पेनिसिलिन फफूंद से, जो प्रतिजैविक दवा है पेनिसिलिन नामक वो फफूंद से बनाई जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से बनाई जाती है और क्लोरेलेन जो दवा है वो शैवाल से बनाई जाती है। ये सभी एंटीबायोटिक दवा हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एंटीबायोटिक है और क्लोरेलिन भी यह भी एंटीबायोटिक दवा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हमारे लिए सूक्ष्म जीव कैसे उपयोगी हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसे अपने खेत में लगे चना, मटर, अरहर के पौधों को जड़ सहित उखाड़िए। इस बात का ध्यान रखें कि उखाड़ते समय जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। पौधे की जड़ों को धोकर अवलोकन करें। क्या देखते हैं, आपको क्या दिखाई देगा? एक फिगर भी है, इसमें देख सकते हैं कि कोई पौधा है, उसकी जड़ है, उसमें देखेंगे आप लोग कि इस पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन एक मिनट देखिए, फिर से देखते हैं। आप देखेंगे इन पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट एवं नाइट्राइड में बदल देते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। तो जो राइजोबियम जो होता है वह भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम जो होता है वह भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जीवाणु जैसे एजोबैक्टर स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते रहते हैं। इस प्रकार साइनोबैक्टीरिया जैसे नास्टाक, एनाबिना, साइटोनिमा, आसिलेटोरिया नामक का उपयोग धान के खेतों में उर्वरक के रूप में करते हैं। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों का कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, फिर भी एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर पर पलते हैं। ये वहाँ वृद्धि करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इससे पौधों एवं जंतुओं का मृत शरीर सड़कर नष्ट हो जाता है। अंततः मृत शरीर के तत्व मिट्टी मिल जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीव मृदा में उपयोगी पोषक तत्व संचित करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। जैसे कि मान चलिए कोई भी जीव जंतु अगर मर जाते हैं या फिर पेड़ पौधा ही है खराब पड़ा हुआ है तो उस पर कुछ सूक्ष्म जीव उस पर उग जाते हैं और उनको अपघटित कर देते हैं। उससे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे कटते जाते हैं कि वो सब पदार्थ जो है मिट्टी मिल जाता है, और मिट्टी मिल जाता है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ भी जाती है और जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं। तो इस तरह से भी कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो जाता है और जो हमारे लिए फायदेमंद ही होता है। भोजन के रूप में भी सूक्ष्म जीव उपयोगी हैं। कैसे उपयोगी हैं देखते हैं। हम आपको बता भी चुके हैं कि स्पिरुलिना जो होता है वो खाने के रूप में उपयोगी होता है। तो देखते हैं कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ईस्ट में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। एगैरिकस तथा मार्केला गुच्छी नामक कवक सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा,
एगैरिकस तथा मार्केला गुच्छी नामक कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। इसका भी उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। याद कर लीजिएगा सभी लोग। उद्योग धंधों के रूप में भी सूक्ष्मजीव उपयोगी होते हैं। जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को बनाने में, तैयार करने में उपयोग किया जाता है। जैसे कि ईस्ट का प्रयोग जो होता है डबल रोटी बनाने में, जीवाणु का उपयोग दूध उद्योग में, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग, चमड़े के उद्योग में किया जाता है। इस तरह से उद्योग धंधों में भी सूक्ष्मजीव उपयोगी हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में भी सूक्ष्मजीवों का भूमिका है। कुछ सूक्ष्मजीवों का उपयोग है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में भी हो रहा है, जैसे इसेरिकिया कोलाई, ईस्ट आदि। आगे देखते हैं सूक्ष्मजीवों के प्रभाव। अब इससे हमारे जनजीवन पर, हमारे वातावरण पर, हमारे पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा मनुष्यों, जंतुओं और पेड़ पौधों में अनेक रोग होते हैं। जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में तपेदिक, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड आदि रोग होते हैं। दाद नामक रोग ट्राइकोफाइटान, दाद जो होता है ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा होता है। जो मनुष्यों में दाद रोग होता है वह ट्राइकोफाइटान और माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा होता है। जंतुओं में अनेक रोग, जैसे भेड़ में जो एंथ्रेक्स रोग होता है वह बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। पौधों में अनेक रोग होते हैं, जैसे नींबू का कैंकर रोग, ये तो पढ़ चुके हैं, जेंथोमोनास नामक जीवाणु द्वारा होता है। जेंथोमोनास, नींबू का जो कैंकर रोग होता है वह जेंथोमोनास नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। आलू की पछेता अंगमारी नामक रोग, जो आलू की पछेता अंगमारी नामक रोग होता है वह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक द्वारा होता है। गेहूं का काला रोग जो होता है वह पक्सिनिया नामक कवक द्वारा होता है। याद कर लीजिएगा। कुछ अगर अगले कक्षा में आप लोग जाएंगे तो पढ़ने को भी मिलेगा। कुछ सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं, जैसे राइजोपस, म्यूकर आदि कवक रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा आदि को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जीवाणु जैसे थायोबैसिलस डिनास्ट्रीफिकेंस नाइट्रेट को नाइट्रोजन तथा अमोनिया को बदल देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। तो इस तरह से हमारे जीवन पर प्रभावित भी करते हैं। सूक्ष्मजीवों के प्रभाव से हम बच कैसे सकते हैं, इसका उपाय क्या है। अगर हमारे जीवन को वो अस्त व्यस्त करते हैं तो उससे बचाव के उपाय भी हैं। तो बचाव के लिए हम लोग क्या करेंगे, सामग्री को उचित संग्रह तथा संरक्षण से सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली हानि को हम लोग रोक सकते हैं। सूक्ष्मजीव जहाँ हमें रोगग्रस्त कर देते हैं वहीं हमारे दैनिक जीवन की वस्तुओं को नष्ट भी कर देते हैं। डबल रोटी, पुस्तकें, चमड़े की वस्तुएं, खाद्य सामग्री आदि सूक्ष्मजीवों द्वारा खराब हो जाती है। उष्ण तथा नम वातावरण में सूक्ष्मजीव इन वस्तुओं पर उग आते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने एवं उनसे होने वाले आर्थिक हानि से बचने के लिए हम लोग निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय जैसे है कि फैब्रिक तथा चमड़े के सामानों का बचाव। फैब्रिक और चमड़े के जो सामान हैं उनके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, फैब्रिक और चमड़े के सामान का क्षरण सूक्ष्मजीवों द्वारा न हो, इसके लिए उचित संग्रह आवश्यक है। इसके लिए क्या जरूरत है, उचित संग्रह की आवश्यकता है। चमड़े और टैनिंग करके सुरक्षित रखा जा सकता है। सूर्य के प्रकाश में चमड़े पर लगे सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। अगर सूक्ष्मजीव लगे हैं तो उसे धूप में रख देंगे तो सूक्ष्मजीव नष्ट हो सकते हैं। आगे है, अगर टिम्बर को सूक्ष्मजीवों से बचाव करना है तो हम उस पर पेंट करेंगे, मतलब लकड़ी के सामानों को, जो फर्नीचर होते हैं अगर उस पर दीमक लग रहे हों या फिर कोई बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी अगर उससे प्रभावित कर रहा हो तो उस पर हम पेंट कर सकते हैं। टिम्बर इमारती लकड़ी को सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए पेंट करना आवश्यक है। फर्नीचर आदि लकड़ी से बनी वस्तुओं को दीमक आदि से बचाने के लिए खाली भाग को पुटीन द्वारा भर देना चाहिए तथा कीटनाशक दवाओं जैसे गैमेक्सिन आदि का छिड़काव करने से कीट संक्रमण से बचाया जा सकता है। आगे देखते हैं, भोजन को रेफ्रिजरेटर स्टरलाइजेशन द्वारा सुरक्षित रखकर। अगर भोजन में कवक परेशान कर रहे हैं या वायरस परेशान कर रहे हैं तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि गाय भैंस का दूध दूहने के बाद उसे उबाला जाता है, क्यों उबाला जाता है, सोचा है कभी आपने?
यदि दूध को उबाला नहीं जाए तो क्या होगा, आइए जानते हैं आज ये महत्वपूर्ण तथ्य। अगर दूध को नहीं उबाला जाएगा तो क्या होगा। स्टरलाइजेशन एक विधि है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते हैं। फ्रीज रेफ्रिजरेटर एक उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम ताप यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड उत्पन्न कर सूक्ष्म जीव की उपापचयी क्रियाएं एवं वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए फ्रिज का उपयोग फल सब्जियों तथा खाद्य पदार्थों आदि को संरक्षित करने के लिए, पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। जो दूध होता है, दूध को उबालने की जो प्रक्रिया है वह हम लोग उसको स्टरलाइजेशन के माध्यम से हम करते हैं। स्टरलाइजेशन करते हैं जिससे दूध खराब ना हो। कुछ और भी जाने। लुई पाश्चर 1866 ने दूध में किण्वन रोकने के लिए पाश्चरीकरण विधि का पता लगाया। इस विधि में दूध का बीज संक्रमण स्टरलाइजेशन करते हैं। लो टेम्परेचर होल्डिंग विधि में दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 30 मिनट तक गर्म करते हैं। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम विधि में दूध को 161 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 15 सेकंड गर्म करते हैं। इस विधि से सभी हानिकारक या रोग कारक जीवाणु या बीजाणु मृत हो जाते हैं। आगे देखते हैं, भोज्य पदार्थों को उबाल करके भी हम सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बच सकते हैं। जैसे डिब्बे में भरने से पहले खाद्य पदार्थों को भाप द्वारा 15 पाउंड दाब तथा 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 126 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 12 से 19 मिनट तक गर्म करते हैं, जिससे जीवाणु और अंतः बीजाणु पूर्णतया मृत हो जाते हैं। अगर पुस्तक हैं, पुस्तक तथा वस्त्र आदि में कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके भी सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाया जा सकता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में पुस्तकें, वस्त्र आदि सामानों को रखने पर इन वस्तुओं पर लगे सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। गर्म ऊनी कपड़ों को कीटों से सुरक्षित रखने हेतु नेपथिलीन की गोलियों को प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाओं जैसे गैमेक्सिन को उस स्थान पर डालने से वस्तुओं को कीट संक्रमण से बचाया जा सकता है। आगे कुछ और जानते हैं। अचार में नमक मिलाकर रखने से नमक संरक्षक का कार्य करता है। इसके द्वारा उत्पन्न माध्यम में एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं जो सामान्य तापक्रम में भोजन विखंडित कर देते हैं। जैम, जेली व शरबत जिन बर्तनों में सुरक्षित रखे जाते हैं जीवाणु रहित या विसंक्रमित किया जाता है। इसके लिए बर्तनों को निश्चित समय के लिए पानी में खौलाया जाता है। इसकृत इन सामग्रियों में सोडियम मेटा बाइसल्फाइड तथा सोडियम बेंजोएट की निश्चित मात्रा मिलाई जाती है जो परिरक्षक का कार्य करती है। सास चटनी में एसिटिक अम्ल परिरक्षक का कार्य करता है। दूषित जल एवं भोजन हमारे लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए स्वच्छ जल तथा ताज़ा भोजन एवं उचित ढंग से संग्रहित किए गए भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों को हम लोग देखते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं सर्वव्यापी होते हैं। इनसे बचने के लिए कुछ उपायों को आप लोग देखे हैं, और जो हमें खाने पीने की जो सामग्री होती है वह स्वच्छ और साफ होनी चाहिए जिससे कि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर को प्रभावित न कर सकें। और देखते हैं कि आगे कि सूक्ष्म जीव, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग एक तालिका के माध्यम से आपके सामने दिखाया गया है। जैसे कि इसको आप सभी लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा तालिका को। जैसे मानव रोग में 6 रोग है। ये किससे होता है? जीवाणु से होता है। फैलने का तरीका क्या है? वायु के माध्यम से फैलता है। तो इससे बचाव का क्या उपाय है? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रख देना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। खसरा जो होता है यह विषाणु से होता है, यह भी वायु के माध्यम से फैलता है। उसके लिए सेम प्रोसेस से बचने के लिए चिकन पॉक्स जो होता है यह विषाणु के द्वारा होता है, यह भी वायु या सीधे संपर्क से आता है। इसके लिए वही उपाय अपनाते हैं। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाता है। पोलियो जो होता है यह भी विषाणु से ही होता है, यह भी वायु या जल के माध्यम से फैलता है। इससे भी बचने के लिए रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखते हैं और टीकाकरण करवाते हैं। हैजा जो रोग होता है, हैजा और टाइफाइड जो होता है, ये दोनों रोग जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। हैजा टाइफाइड जो होता है किससे होता है? जीवाणु के माध्यम से होता है। और ये फैलता कैसे है? शरीर में जल या भोजन से, दूषित जल या भोजन से फैलता है। और इसे बचे कैसे जा सकते हैं? इसकी बचने का उपाय है कि व्यक्तिगत स्वच्छता में अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण कराना ही इसका बचाव है। आगे है हेपेटाइटिस जो होता है वह विषाणु के माध्यम से होता है। विषाणु के द्वारा हमें हेपेटाइटिस हो जाता है। फैलने का तरीका होता है जल। इससे बचने का उपाय क्या है? उबले हुए जल का प्रयोग करना चाहिए और टीकाकरण करवाना चाहिए। आगे है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया।
मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, डेंगू विषाणु से होता है, चिकनगुनिया विषाणु से होता है। तीनों जो रोग होता है वो मच्छर के काटने से होता है। तीनों जो रोग होता है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है तीनों मच्छर के काटने से होता है। इसके बचाव का उपाय क्या है? मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी स्थान पर एकत्र नहीं होने देना चाहिए, बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। यही इसका बचाव का तरीका है। आगे है जापानी मस्तिष्क ज्वर, एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम। ये सभी रोग जो होते हैं विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी द्वारा होते हैं। जापानी मस्तिष्क जो ज्वर होता है वह विषाणु द्वारा होता है या मच्छर के काटने से होता है। इससे बचने का सही उपाय है कि मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे। एक्यूट जो रोग होता है वह विषाणु द्वारा होता है, यह भी मच्छर से और पानी से होता है। यह क्या करेंगे इससे बचने के लिए? प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी स्थान पर वही सब प्रोसेस है जो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। इंसेफ्लाइटिस जो रोग होता है, इंसेफ्लाइटिस जो रोग होता है वह जीवाणु द्वारा आता है। यह माध्यम क्या है? यह हवा एवं खान पान है। सिंड्रोम अर्थात आप देख सकते हैं एक्यू इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जो होता है यह विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी, स्पाइरोकिट्स इन सभी के माध्यम से फैल सकता है। और इनसे बचने के लिए हम लोगों को मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव और मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र नहीं होने देना है। धान के खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। पीने के लिए क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें। बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए और टीका कराना चाहिए। इस तरह से हम लोग सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय वर्गीकरण के पाठ के कुछ भागों को हम लोग प्रथम भाग में देख चुके हैं। अगले भाग में हम सूक्ष्म जीवों वर्गीकरण के शेष भाग को देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए।